विपक्ष की उम्मीदों पर ओम प्रकाश राजभर ने फेरा पानी। सीएम योगी के साथ ये तस्वीर दे रही गवाही। विधानसभा के मौजूदा आंकड़ों को देखें तो 403 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के 252, सपा के 108 और कांग्रेस के 2 सदस्य हैं। भाजपा के सहयोगी अपना दल के 13 और निषाद पार्टी के 6 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 1 सीट के लिए होने वाले मतदान से 5 दिन पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक तस्वीर जारी कर आगामी चुनाव की रणनीति का खुलासा कर दिया। दरअसल राजभर ने बुधवार को अपने विधायकों संग सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस संदर्भ में राजभर ने तस्वीर भी पोस्ट की और लिखा, कल शाम को 5 कालिदास मार्ग लखनऊ स्थित में मुख्यमंत्री आवास पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक कर सभी विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में एकजुट होकर एनडीए प्रत्याशी को जिताने का निर्णय लिया। राज्यसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक एनडीए के साथ है। जय श्री राम, जय सुहेलदेव, जय भीम। क्या कहते हैं समीकरण? अगर यूपी विधानसभा के मौजूदा आंकड़ों को देखें तो 403 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 252, सपा के 108 और कांग्रेस के 2 सदस्य हैं। भाजपा के सहयोगी अपना दल के 13 और निषाद पार्टी के 6 सदस्य हैं। रालोद के 9, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 6, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 2 और बसपा का 1 सदस्य है। मतदान 27 फरवरी को होगा और नतीजे उसी दिन घोषित किए जाएंगे। एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए प्रत्याशी को 37 विधायकों के वोट की जरूरत है। एनडीए के पास 289 सीटें हैं। आरएलडी के 9 मिलाकर कुल आंकड़ा 288 का बनता है। सपा और कांग्रेस को मिलाकर 110 और बहुजन समाज पार्टी को पास 1 विधायक है। 4 सीटें ऐसी हैं जिस पर कोई विधायक नहीं, यानी कि वो सीटें खाली है। ऐसे में भाजपा को एक सीट के लिए 8 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है, जिसको लेकर क्रॉस वोटिंग होने के ज्यादा आसार है। अगर आंकड़े पर नजर डालें तो भाजपा को 8वें प्रत्याशी को जिताने के लिए 8 विधायकों के वोट की जरूरत पड़ेगी। आरएलडी विधायकों को मिलाकर एनडीए के पास 288 वोटों का आंकड़ा है, जबकि सपा को तीसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए एक अतिरिक्त विधायक के वोट की जरूरत है। लेकिन सपा के 2 विधायक जेल में कैद है। वहीं पल्लवी पटेल बागी रुख अपना चुकी हैं। सपा कांग्रेस को मिलाकर 110 विधायक है। ऐसे में सपा को 4 अतिरिक्त वोट की जरूरत पड़ेगी। चुनाव से पहले मोदी सरकार के इस फैसले का यूपी में होगा बड़ा फैसला। सीएम योगी ने जताई खुशी, पीएम को कहा थैंक्स। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार इस फैसले का यूपी में होगा बड़ा असर। सीएम योगी ने जताई खुशी, पीएम को कहा थैंक्स। केंद्र को मोदी सरकार ने बुधवार शाम को चीनी सत्र 2024 से 2025 के लिए गन्ने की एफआरपी में वृद्धि की है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार के इस फैसले का उत्तर प्रदेश में बड़ा असर पड़ेगा। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, किसान बंधुओं की आय को दोगुना करते हुए डबल इंजन की सरकार संकल्पित है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने चीनी सीजन 2024 से 25 के लिए गन्ने के फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस पीआरपी में 8% की वृद्धि करते हुए 340 क्विंटल निर्धारित किया है। कृषक कल्याण हेतु लिए गए इस अभिनंदनीय निर्णय के लिए आपका आभार प्रधानमंत्री जी। बता दें, केंद्र सरकार ने बुधवार को 2024 से 25 सत्र के लिए गन्ने का उचित व लाभकारी मूल्य 25 रुपए बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दी। गन्ने का नया सत्र अक्टूबर से शुरू होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद यह अब तक की सबसे बड़ी एफआरपी है। मात्रा के संदर्भ में यह दूसरी बार है जब मोदी सरकार ने एफआरपी में एक बार में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। गन्ने की एफआरपी बढ़ाने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में लिया गया। यह कदम आम चुनाव से पहले उठाया गया है। गन्ना मुख्य रूप से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में उगाया जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यहाँ संवाददाताओं से कहा कि सीसीईए ने 2024 से 25 के लिए 10.25% की चीनी रिकवरी दर पर गन्ने की एफआरपी 340 रुपए प्रति क्विंटल को मंजूरी प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा, यह गन्ने की अब तक की सबसे अधिक कीमत है, जो मौजूदा सत्र 2023 से 24 के लिए गन्ने की एफआरपी से लगभग 8% अधिक है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ने पति के साथ हवन पूजन के बाद किया गृह प्रवेश। उज्जैन से बुलाए गए थे ब्राह्मण। केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने हवन पूजन के बाद बृहस्पतिवार को अपने नए घर में गृह प्रवेश किया। इस मौके पर उज्जैन से आए विद्वान ब्राह्मणों द्वारा गृह प्रवेश की पूजा संपन्न कराई गई, जिसके बाद सांसद ने अपने आवास में गृह प्रवेश किया। सांसद के साथ उनके पति जुबीन ईरानी भी मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री सुरेश पासी, जिलाधिकारी निशा अनंत, एसपी डॉक्टर इलमारन जी समेत भाजपा जिला अध्यक्ष और बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता लोग मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले उत्तर प्रदेश स्थित अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गृह प्रवेश किया। ईरानी ने पति जुबीन ईरानी संग संसदीय क्षेत्र अमेठी में नवनिर्मित आवास में गृह प्रवेश किया। इस दौरान स्मृति सिर पर कलश रखे नजर आई। गृह प्रवेश के वक्त उनके पति जुबीन भी उनके साथ थे। स्मृति के घर के पूजन का कार्यक्रम बुधवार को ही शुरू हो गया था। उज्जैन में आए पुजारी आशीष महाराज के नेतृत्व में पुजारियों ने गृह प्रवेश के कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान स्मृति के नए घर में स्थापित किए गए देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई।
11 बिस्वा जमीन पर बना है आवास। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी ने 2021 में गौरीगंज तहसील के मेदन मवई गांव में 11 बिस्वा जमीन खरीदी थी। इसी जमीन पर सांसद का आलीशान मकान बनकर तैयार हो गया, जिसमें सांसद स्मृति ईरानी ने गृह प्रवेश किया। स्मृति ईरानी ने पहली बार 2014 में अमेठी से चुनाव लड़ा था। हालांकि पहली बार में उन्हें हार मिली थी। इसके बाद भी उन्होंने लोकसभा क्षेत्र में आना नहीं छोड़ा और 2019 के चुनाव में जीत हासिल की। उनकी पहचान एक जुझारू नेता की है। अब उन्होंने अमेठी में अपना घर बना लिया। बीते दिनों उन्होंने यहाँ के पूर्व सांसद राहुल गांधी को फिर से अमेठी में चुनाव लड़ने की चुनौती दी। हवन पूजन के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने घर के अंदर पूजा पाठ किया। सपा कांग्रेस गठबंधन। कांग्रेस को मिली 17 सीटों में से 9 उम्मीदवार तय। जानिए कौन कहां से लड़ सकता है चुनाव। कांग्रेस को गठबंधन के तहत मिली 17 सीटों में अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवार के नाम पर अभी भी संशय बना हुआ है। यहां से राहुल या प्रियंका मैदान में आएंगे अथवा कोई नया नाम सामने आया, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। 9 सीटों पर उम्मीदवार के नाम करीब करीब तय है और संसदीय बोर्ड की बैठक में घोषणा होना बाकी है। कांग्रेस ने गठबंधन घोषित होने से पहले 30 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली थी। गठबंधन में उसे 17 सीटें मिली थी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने वाराणसी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को फिर से उम्मीदवार बनाने का मन बना लिया है। वह पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। 2019 के चुनाव में उन्हें 14.44% वोट मिले थे। सहारनपुर में 2019 के चुनाव में इमरान मसूद तीसरे स्थान पर थे। इस बार कांग्रेस फिर उन्हें उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है। अमरोहा से सपा सांसद दनीश अली को उतारने की तैयारी है। वे बसपा से निष्कासित किए जा चुके हैं। सीतापुर में भाजपा से इस्तीफा देकर सपा कांग्रेस में आए पूर्व विधायक राकेश राठौर को उम्मीदवार बनाने की तैयारी है। कांग्रेस इन तीनों सीटों को खुद के लिए मुफीद मान रही है। बाराबंकी से तनुज पुनिया, झांसी से पूर्व सांसद प्रदीप जैन, गाजियाबाद से डॉली शर्मा, महराजगंज से विधायक वीरेंद्र चौधरी, फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार उम्मीदवार हो सकते हैं। इसी तरह कानपुर नगर से आलोक मिश्र, अजय कपूर, विकास अवस्थी और करिश्मा के नाम पर विचार चल रहा है। मथुरा से पूर्व एमएलसी प्रदीप माथुर अथवा पंडित राजकुमार रावत, देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह और अजय लल्लू, बांसगांव से कमल किशोर अथवा अनूप प्रसाद, बुलंदशहर में बंशी सिंह व अन्य के नाम विचार चल रहा है। प्रयागराज सीट पर पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह अथवा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव के नाम पर विचार चल रहा है। हालांकि अभी उम्मीदवारों के संबंध में अधिकृत घोषणा नहीं की गई है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी के प्रभारी अविनाश कुमार पांडे के मुताबिक गठबंधन में मिली 17 सीटों के उम्मीदवारों के नाम संसदीय बोर्ड में रखे जाएंगे। वहीं से इनके नाम की घोषणा होगी। लोकसभा में पहली बार एक साथ सपा और कांग्रेस के बीच पहली बार लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन हो रहा है। ऐसे में दोनों की साख दांव पर है। फिलहाल कांग्रेस के खाते में आई 17 सीटों में रायबरेली कांग्रेस के पास है। पिछले चुनाव में अमेठी, कानपुर और फतेहपुर सीकरी में कांग्रेस उम्मीदवार दूसरे स्थान पर है। इसी तरह सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया तीसरे स्थान पर रही है। इससे पहले विधानसभा चुनाव 2017 में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ था। तब यहां गठबंधन करिश्मा नहीं दिखा पाया था।